नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा प्रीलिमिनरी है। इसके पहले जो इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो मैं बना चुका हूँ। तो इसमें जो 12th चैप्टर है उसमें आज जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। और बाकी मुझे आइडिया है कि आपको थोड़ा बहुत पहले से आइडिया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के बारे में। अगर आपको नहीं है तो आप जाकर मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और इसके साथ ही साथ अगर मेरे लेक्चर का PDF चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद ट्रिपल ए। उसके साथ इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो जो हमारा पहला चैप्टर है, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 1 से लगा के चैप्टर 12 तक हमें कवर करना है। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी एक्ट 2006 जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए चैप्टर 1 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में जो मेजर 3 पॉइंट हैं जो हैं, पहला है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, और दूसरा है डिक्लेरेशन एज टू एक्सपेंडियंसी ऑफ कंट्रोल बाय द यूनियन और डिफिनीशन। तो चलिए देखते हैं इन तीनों का मतलब क्या है और इन तीनों में क्या है। जो सबसे लास्ट पॉइंट है डिफिनीशन, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि आपको एक जो 12th चैप्टर है, जो 12th चैप्टर आगे जो आने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू मिलेगा। जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं कि गेजेटेड ऑफिसर कौन होगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा, फूड कमिश्नर कौन होगा, किस एक्ट के अंडर में किस सेक्शन में इनको रखा गया है, कैसे क्या होगा, ट्रिब्यूनल क्या होता है, इन सब बारे में आप जानेंगे। यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स हैं जो फूड सेफ्टी के एक्ट के, उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो जनरल टर्म्स है, उन्हें पढ़ना आपको ज़रूरी है, तब जाके आपको आगे का एक्ट समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं ये जो एक्ट बनाया गया इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट भी कह सकते हैं, 2006 भी बोला जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया, आज जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये एक्ट बनाया गया है इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू। अगर कोई इंडियन पार्लियामेंट अगर कोई भी एक्ट बनाती है तो वो होल टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि होल इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा, ऑल ओवर इंडिया में वर्क करेगा। अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई एक्ट बनाता है तो वो स्टेट में ही इफेक्टिव होता है, स्टेट के बाहर इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसमें यही बताया गया है। इट शैल कम इनटू, आगे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। यहाँ कहने का मतलब ये है, इस एक्ट में ये लिखा गया है कि ये एक्ट जो है ये कब इफेक्टिव होगा, कब फोर्स में होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक डेट डिसाइड करेगी और उसको ये अपने गैजेट में नोटिफाई करेगी। जो आप जैसा कि जानते हैं कि आप अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो क्या करती है, वो उसे अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी करती है उसे गैजेट पेपर पे जारी करती है। उसको ऑफिशियल गैजेट, जैसे कि आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है राजपत्र, जिसको गैजेट बोलते हैं। उसमें कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है उसमें निकालते हैं। तो यही लिखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है इसमें ये बेसिकली यही बताया गया है, डिक्लेरेशन एज टू एक्सपेंडेंसी ऑफ कंट्रोल बाय द यूनियन। ये जो एक्ट बनेगा इस पे जो पूरा कंट्रोल होगा वो किसका होगा, यूनियन का होगा। यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। इससे ये पता चलता है कि ये पूरा ऑल ओवर जो एक्ट है और जो FSSAI है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। इसका यहाँ पे यही बताना है। उसके बाद में इट्स कंट्रोल द फूड इंडस्ट्री, यानी कि इसके साथ ही साथ जो ऑल ओवर जो फूड इंडस्ट्री है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इंडिया में फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो उसका जो पूरा कंट्रोल है वो किसके अंडर में होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगा। चलिए आगे जो थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं। थर्ड पॉइंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें डिफिनीशन के बारे में, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम कवर करते हैं धीरे धीरे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या हो सकता है, जैसे कि फूड में कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ अगर ऐड होता है कि जिससे क्या हो, फूड सेफ़ ना रह जाए, फूड को अनसेफ बना देता है। अनसेफ फूड यानी कि वो अब खाने लायक नहीं है, उसके नेचर को चेंज कर देना, फूड का जो ओरिजिनल नेचर है उसको चेंज कर देना और वो खाने लायक ना रह जाए, उसमें कुछ ना मिलावट कर देना, उसकी जो नेचुरल जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देना, ये भी बोल सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, एडल्ट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जैसे कि ये कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ऑडियो के थ्रू हो सकता है, वीडियो के थ्रू हो सकता है, हम बैनर्स लगवा सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग करवा सकते हैं, न्यूज़ चैनल पे चलवा सकते हैं। कोई भी किसी भी टाइप का जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। यानी कि हम किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करते हैं न्यूज़ चैनल के थ्रू, वॉइस के थ्रू, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम वीडियो के थ्रू देते हैं और बैनर वगैरह लगवाते हैं न्यूज़पेपर में, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो सकता है।
थर्ड पॉइंट में है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के बारे में बनाया गया, मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी। जो फूड अथॉरिटी है हमारा, उसका चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष जो होगा वो चेयरपर्सन होगा, यहाँ पे ये बताया गया। फोर्थ है क्लेम। अब ये फूड एक्ट के केस में क्लेम क्या है? क्लेम का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फूड इंडस्ट्री अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि नेस्ले हो गया, आप मैगी को ले सकते हैं, नेस्ले हो गया, मैगी हो गया, ए टू जेड इतना ज़्यादा मार्केट में जो भी फूड है आप कोई भी ले लीजिए, वो क्या करते हैं कि वो अपने फूड क्वांटिटी में बोलते हैं, जैसे अमूल बोलता है हमारे फूड की जो क्वालिटी है वो बेटर है, इसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये क्या है कि अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्या करते हैं, मतलब क्लेम करते हैं। क्लेम ये करते हैं कि मेरे फूड में इतनी क्वालिटी है, ये फूड की क्वालिटी को लेकर क्लेम करते हैं, मतलब दावा करते हैं कि हमारे फूड में आपको ये क्वालिटी मिलेगी। आप चाहे फूड ले लीजिए, कुछ भी लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, क्लेम ये होता है कि अपनी गुणवत्ता को लेकर दावा करना कि हाँ मेरी जो फूड की क्वालिटी है वो अदर से इतनी अच्छी है, ये होता है। कमिश्नर ऑफ फूड की अगर बात करें, मीन्स द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन। जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है जो होगा वो क्या होगा, वो अपॉइंट होगा अंडर सेक्शन 30 के अंडर में। अंडर सेक्शन 30 में ये लिखा गया है कि आप ये कैसे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है, उसकी जो रिक्रूटमेंट है, अपॉइंटमेंट है, वो कैसे होगा। उसके बाद में आ जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब वो होता है कि जो भी कोई भी पर्सन हो सकता है जो भी इस फूड को कंज्यूम करेगा, लास्ट में जिसके एंड में ये फूड जाएगा और वो इसको कंज्यूम करेगा, जो इसको यूटिलाइज करेगा, वो कंज्यूमर कहलाएगा। Contaminants means any substance such as rodent hair, soil and other extraneous matter। कोई भी extraneous matter हो सकता है, यानी कि बाहरी कोई भी पदार्थ मैटर हो सकता है जो फूड में आके मिल जाए और उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर दे, तो ये क्या है, ये कंटामिनेंट कहलाएगा, अशुद्धि हो जाएगी एक तरीके से। डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में बताया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या होता है, मीन्स द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 36। जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा वो अपॉइंट होगा अंडर सेक्शन 36। जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, उसकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी। यहाँ पे बस इतना जान लीजिए। एक्सट्रानियस मैटर के जैसे कि बाहरी कोई भी पदार्थ आके फूड में मिल जाना, वो एक्सट्रानियस मैटर में आ जाएगा। मीन्स एनी मैटर कंटेन इन आर्टिकल ऑफ फूड विच मे बी कैरिड आउट फ्रॉम द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जिससे मतलब कि फूड प्रिपेयर किया जा रहा है वो वहाँ से भी हो सकता है और बाद में आके भी मिल सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बाद में आप जैसे फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आके मिल सकता है। और एग्रीकल्चर लैंड से अगर आप उस फूड को लेके आ रहे हैं, रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, तो उस टाइम भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई एक्सट्रानियस मटेरियल हो जाए, शामिल हो जाए उसमें। फूड क्या है, मीन्स एनी सब्सटेंस वेदर प्रोसेस्ड भी हो सकता है, पार्शियली प्रोसेस्ड भी हो सकता है, अनप्रोसेस्ड भी हो सकता है, विच इज़ इंटेंट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। कहने का मतलब ये है कि जो फूड है, फूड क्या होगा, फूड जो है वो खाने का जो भोजन है वो प्रोसेस्ड भी हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि वहाँ से हम फूड को जैसे प्रिपेयर करते हैं, तो जो फूड को प्रोसेस मतलब एक तरीके से कंज्यूमर के हैंड तक जाने के जो पूरा प्रोसेस होता है, फूड के जो मैन्युफैक्चरिंग से लगा के उसको खाने लायक बनाने तक के जो प्रोसेस होते हैं, जो स्टेजेस होती हैं, उसको पूरे को क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फूड जो है वो प्रोसेस्ड भी हो सकता है, पार्शियली प्रोसेस्ड भी हो सकता है, अनप्रोसेस्ड भी हो सकता है, जिसका मकसद ये हो कि ह्यूमन कंजम्पशन, वो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो, उसको अगर कंज्यूम कर सकता है तो हम उसे फूड बोल सकते हैं। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, फूड एडिटिव्स भी होते मीन्स एनी सब्सटेंस नॉट नॉर्मली कंज्यूम्ड एज फूड बाय इटसेल्फ। और कहने का मतलब ये है कुछ इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिनको डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, लेकिन उनको क्या है, फूड में हम उनको ऐड करते हैं। फूड को एक तरीके से उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी कभी कभी ऐड करते हैं, और फूड को क्वालिटी को उसकी इम्प्रूव करने के लिए और फूड के नेचर को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए हम फूड एडिटिव्स को ऐड करते हैं। उसके बाद में जैसे बात करते हैं फूड एनालिस्ट के बारे में। फूड एनालिस्ट का मतलब है मीन्स एन एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन। जो फूड एनालिस्ट यानी कि जो फूड को एनालाइज करेगा, वो उसकी जो अपॉइंटमेंट होगा वो किस में होगा, सेक्शन 45 में होगा। अब कैसे होगा पूरा प्रोसेस है वो जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फूड अथॉरिटी, अब फूड अथॉरिटी क्या है, मीन्स एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 4। अब फूड अथॉरिटी क्या है, इसमें फूड अथॉरिटी है, जैसा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं FSSAI, तो FSSAI का जो है जो इस्टेब्लिश होगा सेक्शन 4 के अंडर में। नेक्स्ट चैप्टर FSSAI का ही है, उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो जो सेक्शन 4 है इस एक्ट का, उसमें बताया गया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है फूड अथॉरिटी का वो कैसे होगा। फूड बिजनेस की बात करें
तो मीन्स एनी अंडरटेकिंग वेदर ऑफ प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, पब्लिक और प्राइवेट, कैरिंग आउट एनी ऑफ द activities related to any stage of manufacture, process, packaging, storage, transportation, distribution of food, import and include food service, catering or service, sale of food और food ingredient। कहने का मतलब है फूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अब चाहे वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सेमी गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, अगर उसमें फूड को लेके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या प्रोसेसिंग हो रही है, फूड की पैकेजिंग हो रही है, फूड को स्टोर किया जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट भी किया जाएगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेलिंग होगी, उसकी इंपोर्ट भी करेंगे। तो ये जो इस और उससे रिलेटेड जो सर्विस है, कैटरिंग सर्विस हो गया, सेल्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स हो गया, तो ये जो बेसिकली फूड से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है वो सब क्या है, वो फूड बिजनेस कहलाएगा। नेक्स्ट, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या है? तो इन रिलेशन टू फूड बिजनेस मीन्स अ पर्सन, एक पर्सन है whom द बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन ओन एंड, मतलब कि वही जो फूड का बिजनेस है जिसके द्वारा कैरी आउट किया जा रहा है, जो उसको ओन कर रहा है, जो उसको चेयर कर रहा है, वो फूड बिजनेस ऑपरेटर होगा। ये इस एक्ट में लिखा हुआ है। आगे क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। फूड लेबोरेटरी क्या है, सभी जानते हैं, जहाँ पे फूड की टेस्टिंग होगी। मीन्स एनी फूड लेबोरेटरी एंड इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी के थ्रू डेवलप किया जा सकता है एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द फूड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 43। अब फूड अथॉरिटी क्या है, यानी कि एफएसएसएआई से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए वो। उसके बाद बात करते हैं फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी क्या है? मीन्स एश्योरेंस दैट फूड इज़ एक्सेप्टेबल फॉर द ह्यूमंस। इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए, इस बात का एश्योरेंस होना चाहिए कि फूड जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही है, मतलब कि उसको कोई भी हार्मफुल या फिर हज़ार्ड नहीं होगा अगर वो फूड को कंज्यूम करता है उस फूड को। ये है फूड सेफ्टी, यानी कि फूड जो है पूरी तरह से सेफ है, इस चीज़ को एश्योर करना। फूड सेफ्टी ऑडिट क्या होता है? मीन्स एंड सिस्टमैटिक एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फूड, यानी कि एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ रिव्यू करना, फूड का रिव्यू करना, उसकी जांच करना बिना किसी दबाव के, कि मतलब आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है फूड लेकर के कि आप फूड को ऑडिट कर रहे हैं तो आपके ऊपर। ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शनली एग्जामिनेशन ऑफ फूड है, मतलब आप फ्रीली फूड को एग्जामिन कर सकते हैं। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड सिस्टम क्या है? फूड सेफ्टी मैनेजमेंट ऐसे मीन्स द एडॉप्शन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और गुड हाइजीन प्रैक्टिस और हैज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एंड सच अदर प्रैक्टिसेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन फॉर द फूड बिजनेस। मतलब कि एक मैनेजमेंट सिस्टम का यही है, फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी कुछ एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कि जैसे फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ये एक प्रॉपर मैनर होता है। जब आप किसी फूड इंडस्ट्री में जाएंगे तो अगर वो सही फूड इंडस्ट्री है, एफएसएसएआई से रिकॉग्नाइज्ड है, तो बोर्ड लगा रहेगा, उस पर आपको फूड हाइजीन प्रैक्टिसेस और हैज़ार्ड एनालिसिस वगैरह, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स जो है वो वहाँ पे आपको लिखे मिलेंगे एक प्रॉपर मैनर में, और उनको फॉलो करके चला जाता है एक बेटर फूड ऑर्गेनाइजेशन या फूड इंडस्ट्री में। इसके बाद आप देख पा रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्या होता है, किसके अंडर में आएगा? मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 37। जो सेक्शन 37 है उसके अंडर में फूड सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होगी। हैज़ार्ड क्या है? हैज़ार्ड यानी कि मीन्स एंड कोई भी बायोलॉजिकल या फिर केमिकल और फिजिकल एजेंट हो सकता है, और कंडीशन हो सकती है, यानी कि कंडीशंस भी हो सकती हैं कि जी और टेम्परेचर वहाँ पे रेज है या फिर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो इससे फूड पे भी कोई बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। विद द पोटेंशियल एंड कॉज एंड एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, मतलब कि फूड इतना एक तरीके से अनसेफ हो जा रहा है कि अगर उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये होता है हैज़ार्ड। वो किसी भी पैरामीटर के थ्रू हो सकता है, कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, या फिर कोई इन्वायरमेंट कंडीशंस हो सकती हैं जिसके थ्रू फूड पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अनसेफ हो जाता है। अगर उसे आप कंज्यूम करते हैं तो हैज़ार्ड सिचुएशन हो जाती है। हैज़ार्ड यानी कि खतरा बढ़ सकता है आपकी हेल्थ को लेकर के। इंपोर्ट की बात करें, मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडियन एनी आर्टिकल ऑफ फूड बाय, यानी कि इंपोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया में फूड को इंपोर्ट किया जा सकता है बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, इसके थ्रू यानी कि फूड को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे एक्ट में दिया हुआ है।
इम्प्रूवमेंट नोटिस की बात करें तो मीन्स अ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 32 ऑफ दिस एक्ट। ये अंडर सेक्शन 32 में दिया गया है इम्प्रूवमेंट नोटिस। क्या? इन्फेंट फूड एंड इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट। कहना इन्फेंट फूड का मतलब है जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो उनके शिशु के लिए जो मिल्क वगैरह है वो उसकी क्वालिटी क्या होगी, इन सब को लेकर इसको विशेष ध्यान रखा जाए। तो जो नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं, जो एक तरीके से नवजात शिशु वगैरह होते हैं, उनके लिए जो फूड है वो पूरी तरीके से फूड सेफ्टी के अंडर में आता है कि नहीं आ सकता है, आता है। सारे तरीके से कंपनी उन सारे जो FSSAI के गाइडलाइंस वगैरह हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको लेकर के यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, जैसे फीडिंग बॉटल एंड इन्फेंट फूड वगैरह जो भी हो गए उसको लेकर के। इंग्रेडिएंट की बात करें तो मीन्स एनी सब्सटेंट हो सकता है, इंक्लूडिंग अ फूड एडिटिव भी हो सकता है। फूड एडिटिव्स जैसे हम ऐड करते हैं, इंग्रेडिएंट वगैरह ऐड करते हैं फूड के नेचर को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, फूड के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट पॉसिबली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। मतलब हम फूड को क्या कर देते हैं, इंग्रेडिएंट को अगर हम डालते हैं तो फूड एक को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी मतलब ऑल ओवर फूड के टेस्ट को और फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। लेबल की बात करें तो लेबल आप जैसा कि जानते हैं, कोई टैग हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, मार्क हो सकता है, पिक्टोरियल और अदर डिस्क्रिप्टिव मैटर हो सकता है। जैसे कि आप कोई भी फूड होता है उसके पीछे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, कुछ रिटन हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब फूड के जो लाइसेंस के बारे में बात करें, मीन्स एंड लाइसेंस ग्रांटेड अंडर, यानी कि लाइसेंस की जो परमिशन है वो सेक्शन 31 के अंडर में दी गई है। आप सेक्शन 31 के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपको फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस करना है तो आपको अगर लाइसेंस लेना है तो आप कैसे लेंगे। लोकल एरिया की बात करें, मीन्स एंड एनी एरिया वेदर अर्बन भी हो सकता है, रूरल भी हो सकता है, नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ फूड टू बी अ लोकल एरिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। मैन्युफैक्चर मीन्स अ प्रोसेस और adoption of any treatment for conversion of ingredient into an article of food which include any sub process incidental or ancillary to manufacture of the article of food। कुछ नहीं है, फूड के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि फूड का मैन्युफैक्चरिंग मीन्स ऑफ प्रोसेस ये कैसे होगा एक प्रॉपर वे में। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग वगैरह आपको बताया, फूड प्रोसेसिंग कैसे होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल अगर आप कोई लाते हैं वहाँ से फूड को प्रोसेस करना शुरू करते हैं, उसके बाद में वो कंज्यूमर के हैंड में जाता है, तब जाके ये पूरा जो प्रोसेस होता है कंज्यूमर के हैंड तक रॉ मटेरियल से लगा करके, तो ये पूरा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में ही आ जाता है। उसका कुछ पोर्शन जो मैन्युफैक्चरिंग में आता है फूड को, ऐसा नहीं है कि फूड कुछ फूड होते हैं डायरेक्टली आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसी के बारे में इसमें बताया गया है। मैन्युफैक्चरर क्या है? मैन्युफैक्चरर यानी कि जो क्या है, जो फूड को मैन्युफैक्चर करेगा उसके बारे में बताया गया है। मेंबर की बात करें, जैसे कि मींस मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी हमेशा याद रखिए जहाँ भी नाम आ जाए, यानी कि FSSAI एंड इंक्लूड द चेयरपर्सन जो उसके अध्यक्ष हैं उसके बारे में, वो भी उसमें मेंबर में इंक्लूडेड रहेंगे। मिस ब्रांडेड फूड क्या होता है? मीन्स फूड विथ इलीगल ब्रांडिंग, यानी कि फूड, अगर कोई फूड है आप उसकी इलीगल ब्रांडिंग करते हैं, मतलब फूड पूरी तरीके से वेरीफाई भी नहीं है, FSSAI से रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं है, फिर भी आप क्या करते हैं, आप गलत ब्रांडिंग करके फूड को बेच रहे हैं, ये होता है मिस ब्रांडेड फूड। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ बहुत सारे सेक्शंस में लिखा हुआ है कि क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। तो नोटिफिकेशन क्या होता है? मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। जैसा बताया स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई जारी करेगी तो वो अपने राजपत्र यानी कि गैजेट में जारी करते हैं, तो उसी को बोलते हैं नोटिफिकेशन, यानी कि कोई सूचना देना, उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन। पैकेज की बात करें, पैकेजिंग वही मीन्स अ प्री पैक्ड बॉक्स, बॉटल और कैस्केट, टीन, बैरल, केस, पाउच भी हो सकता है, रिसेप्टेकल और सैक, बैग, रैपर, कुछ भी हो सकता है कि जिसमें हम फूड को क्या करें या फूड ऑफ आर्टिकल को हम पैक कर सकें। प्रेमाइसेस क्या होता है? प्रेमाइसेस क्या होता है इसको समझ लीजिए। इंक्लूड एनी शॉप हो सकती है, स्टॉल हो सकता है, होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, एयरलाइन सर्विस भी हो सकती है, फूड कैंटीन हो सकता है, प्लेस और व्हीकल और वेसल हो सकता है, वेयर एनी आर्टिकल ऑफ फूड इज सोल्ड और मैन्युफैक्चर और स्टोर फॉर सेल।
कहने का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे समझ रहे होंगे एयरलाइन कैसे हो सकता है। एयरलाइन सर्विस है, अगर वहाँ पे एयर के थ्रू फूड को स्टोर किया जा रहा है या फिर वहाँ पे फूड की कोई डीलिंग हो रही है, उसको सेल किया जा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। कोई कैंटीन हो सकती है, तो कोई व्हीकल हो सकती है, उस पर अगर आप किसी फूड को सेल कर रहे हैं, या फिर कोई वेसल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई स्टॉल हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, जहाँ पे फूड को क्या किया जा रहा है, या तो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है या फिर सेल किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रेमाइसिस हो जाएगा। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म आप समझ रहे हैं कि मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि एक निर्धारण, किसी चीज़ को निर्धारित करना कि ये हाँ ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, आप इसको फॉलो करके लेंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही एक प्रेस्क्राइब्ड जो फॉर्म है वो इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करते हैं प्राइमरी फूड क्या होता है। जैसा कि आप ये सारे टर्म आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपको हर जगह काम देंगे। जब आप इसका जो CBT होगा वहाँ पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसमें रिटन एग्जाम में तो पूछे जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस। आपको ये टर्म्स तो इंक्लूड करने ही पड़ेंगे आपको सारे। जब आप अपना मेंस लिखेंगे, जब आप राइटिंग करेंगे, अब आपको लिखना होगा कि फूड के बारे में, प्राइमरी फूड के बारे में, तो आप ये पूरा नहीं लिखोगे ना। आप प्राइमरी फूड, बस एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आप कहना क्या चाह रहे हो। छोटे छोटे जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको इंक्लूड कर सकते हो वहाँ पे। तो इसलिए मैं, लोग जनरली ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं, इसी वजह से मैं समझा रहा हूँ कि आप सेक्शन रटा देते हैं लोग, ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। प्राइमरी फूड क्या होता है? मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड बीइंग अ प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और एक्वाकल्चर इन इट्स नेचुरल फॉर्म। जैसे कि प्राइमरी फूड, जैसे गाय हो गया, गाय का जो मिल्क हो गया वो प्राइमरी फूड है। और एग्रीकल्चर लैंड से हम जैसे टमाटो हो गया वो लेकर के आ रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ये प्राइमरी फूड है। डायरेक्टली आप एग्रीकल्चर लैंड से या फिर एग्रीकल्चर सोर्स से या फिर किसी नेचुरल सोर्स से कोई फूड है, उसको अगर आप ला रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारा प्राइमरी फूड हो जाएगा। सेकेंडरी फूड क्या है कि जैसे कि किसी चीज़ को हम ले रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड से ले रहे हैं, उसके बाद में या किसी से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, फिर हम जाके उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये सब सेकेंडरी। जैसे मैगी आप लोग खाते हैं, मैगी हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी फूड है, क्योंकि ये नेचर ने हमें नहीं दिया है, हमने इसे डेवलप किया है। तो ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी फूड्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोहिबिशन ऑर्डर। प्रोहिबिशन ऑर्डर क्या होता है? मीन्स एन ऑर्डर इशू अंडर सेक्शन 33 ऑफ दिस एक्ट। ये एक टाइम पीरियड का ऑर्डर होता है। ये कभी कभी क्या होता है कि ये कौन इशू कर सकता है? ये फूड कमिश्नर इशू कर सकता है। किसको लेकर के? जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसको लेकर के इशू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर है जो FSO है, उसके पास बहुत सारी पावर है, वो जाके किसी को किसी रेस्टोरेंट या फिर होटल को सीज कर सकता है। रियल में ये अथॉरिटी है उसके पास, वो चाहे जहाँ पे भी रेड मार के सबको सीज कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फूड कमिश्नर है वो प्रोविजन पीरियड को इशू कर सकता है। इन केस ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर प्रोविजन पीरियड ऑर्डर को इशू कर रहा है, तो वो कुछ टाइम के लिए जो उसकी पावर है उसको क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है, रोक सकता है। रिस्क क्या होता है? इन एनी आर्टिकल ऑफ फूड मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। यानी कि मतलब रिस्क है, जैसे आप कोई फूड खाते हो, आप कुछ भी खाते हो, तो मिनिमम चांसेस कभी कभी होते हैं कि अगर आप इसको खाओगे तो ये आप हो सकता है कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं इसके ऊपर, वो बीमार पड़ सकता है। तो ये कुछ रिस्क होते हैं, फूड हैज़ार्ड को लेकर के कुछ रिस्क होते हैं, ऐसा हो सकता है। रिस्क एनालिसिस क्या होता है? रिस्क एनालिसिस मतलब उस रिस्क जो है उसकी एनालिसिस करना, उसको एनालाइज करना, उसको बारीकी से समझना। In a relation to any article of food means a process consisting of 3 components, that is risk assessment, risk management and risk communication। ठीक है, तो जो रिस्क असेसमेंट है उसके बारे में आप समझ लीजिए क्या होता है। जब आप रिस्क असेसमेंट की बात करेंगे तो उसमें 4 पॉइंट्स मेजरली आएंगे। पहले हैज़ार्ड यानी कि जो संकट है, जो खतरा है, जो आया है, उसको लेकर के उसकी एनालिसिस करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना, आखिर वो है क्या। उसके बाद में उसके कैरेक्टर की पहचान करना, उसके कैरेक्टर के बारे में जानना। जब तक आप किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप उसके फंक्शन को वो नहीं समझ सकते। तो इस वजह से सब सेकंड नंबर पे उसके कैरेक्टर के बारे में जानना। उसके बाद में एक्सपोजर क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है, वो कैसे एक्सपोज कर रहा है, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका लोगों पे। फिर उसके बाद में रिस्क करेक्टराइजेशन, फिर हम रिस्क को लिस्ट आउट करेंगे कि क्या क्या रिस्क इसके हो सकते हैं। ये है रिस्क असेसमेंट। रिस्क कम्युनिकेशन क्या है? मीन्स द इंटरेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन थ्रू आउट द रिस्क एनालिसिस प्रोसेस कंसर्निंग रिस्क रिलेटेड फैक्टर एंड रिस्क परसेप्शंस एंड अमंग रिस्क एसेसर्स, रिस्क मैनेजर एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। मतलब
रिस्क को लेकर के जो चीज़ें हैं, एक छोटा मोटा चीज़ नहीं है, जैसे कि किसी रिस्क की एनालिसिस करनी है फूड से रिलेटेड, तो एक पूरी चेन होती है। तो उस चेन को कनेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप और हम जब तक बात कर रहे हैं तब तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर बात नहीं करेंगे, बीच में कोई कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो हमारा और आपका कनेक्शन टूट जाएगा। तो उसी चीज़ को लेके जो रिस्क है उसको लेकर के अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, तो बीच में कुछ ऑपरेटर्स होंगे या फिर कुछ जैसे कि एजेंट्स होंगे या कोई भी हो सकता है, जैसे मैनेजर हो गया, तो डायरेक्टर लेवल से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, फिर धीरे धीरे नीचे तक आती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो प्रॉपर आपको एक चेन लेकर चलनी पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट जैसा कि आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर मैनर में एक मैनेजमेंट के थ्रू रिस्क की एनालिसिस करना मीन्स द प्रोसेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रिस्क असेसमेंट ऑफ इवेल्युएटिंग पॉलिसी अल्टरनेटिव इन कंसल्टेशन विद ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज कंसिडरिंग रिस्क असेसमेंट एंड अदर फैक्टर रिलेवेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, मैं आपको पूरा यहाँ पे नहीं, मैं आपको PDF दे दूंगा, आप पूरा वहाँ से पढ़ सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपको एक चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में सेल की बात करते हैं। सेल तो हर कोई जानता है, मीन्स है सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड, वेदर फॉर कैश भी हो सकता है, वो क्रेडिट हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। वो क्या है, बाय होल सेलर और रिटेलर के थ्रू हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सैंपल क्या होता है, फूड सैंपल, ये मीन्स एंड सैंपल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड टेकन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस फूड ऑफ दिस एक्ट ऑफ एज रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। यानी कि जो आपका जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके अंदर वो ये भी प्रोविजंस लिखा गया है कि आप फूड को कलेक्शन कैसे करेंगे, सैंपल कलेक्शन कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर आपके पास क्या अथॉरिटी है। आप पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में रेड मारते हैं तो आपके पास इस एक्ट के थ्रू आपके पास अथॉरिटी है, आप उस सैंपल को, जो भी सैंपल को चाहें आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसा नहीं जाके सैंपल कलेक्ट कर लिया एकदम से, उसको लेकर के जो जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, वो इस एक्ट में लिखे हुए हैं। फिर है स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या होता है, कंट्रोल करना किसी चीज़ को, मीन्स स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस मेड बाय द फूड अथॉरिटी, यानी कि FSSAI जो भी रेगुलेशंस, जो भी गाइडलाइंस जारी करेगी उसके थ्रू इस पर काम होगा। स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, एक मानक निर्धारित करना इन रिलेशन ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड मीन्स द स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी, यहाँ पे भी फूड अथॉरिटी के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू द यूनियन टेरिटरी, इन रिलेशन टू, जैसा कि आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी क्या होता है। हमारे इंडिया की अगर बात करें तो एक तरीके से 3 पार्ट में बोल सकते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आप किसी भी कोने में बात कर लीजिए। यूनियन टेरिटरी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो भी स्टेट्स हैं, और स्टेट, ये 3 चीज़ें हो गई। तो इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239 है उसके थ्रू प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका कैसे होगा, स्टेट गवर्नमेंट का, ये सब है। कभी आपको टाइम मिले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर पढ़िएगा, उसमें आपको सब पढ़ने को मिलेगा कि कोई भी अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो उसको लेकर के कैसे उसका अपॉइंटमेंट होता है, कौन इसको अपॉइंट करता है, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सब्सटेंसेस की बात करें, इंक्लूड एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस और अदर मैटर वेयर इट इज़ अ सॉलिड हो सकता है, स्टेट हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और इन गैस फॉर्म और वेपर फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो एन आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी डीम्ड टू बी सब स्टैंडर्ड। वो सब स्टैंडर्ड्स कब उसको बोला जा सकता है, सब स्टैंडर्ड कब वो लग सकता है, इफ डज नॉट मीट द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड बट नॉट सो एज टू रेंडर एन आर्टिकल ऑफ फूड। मतलब एक वो अनसेफ भी नहीं है और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसका स्टैंडर्ड भी नहीं है। वो जो फूड है वो अनसेफ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि उसको खाया नहीं जा सकता, लेकिन पर्टिकुलर एक उसका स्टैंडर्ड भी नहीं है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, सब स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। हमारा लेक्चर ख़त्म होने पर ही है। लास्ट में है ट्रिब्यूनल क्या होता है, जैसा कि आपको बताया कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये फूड से रिलेटेड आपको बहुत सारे, आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे जैसे दिल्ली वगैरह में तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। जो हमारा गवर्नमेंट जो कोर्ट है, कोर्ट के अलावा भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिल सकता है, इन सबसे रिलेटेड आप वहाँ पे भी अपील कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्लेसेस पे बनाए गए हैं। तो मीन्स द फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है इस्टेब्लिश होगा अंडर सेक्शन
70। अब ऐसा नहीं है कि फूड से रिलेटेड अब कोई केस है तो आप जाके हाई कोर्ट में अपील कर दे रहे हो, आप सेंट्रल कोर्ट में अपील कर रहे हो, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर रहे हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सब फूड के लिए एक पर्टिकुलर जो है वो ट्रिब्यूनल है, यानी कि उसको भी हम कोर्ट बोल सकते हैं एक तरीके से, वहाँ पे आप अपील कर सकते हो फूड से रिलेटेड मैटर की। अनसेफ फूड, जैसा कि पीछे से बताते चला रहा हूँ, अनसेफ फूड यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट के थ्रू जो फूड की क्वालिटी को चेंज कर दे, फूड अब आपके खाने लायक ना रह जाए, जिसको अगर आप खाते हैं तो अगर आप खाते हैं तो ह्यूमन पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसको अगर ह्यूमन अगर कंज्यूम करता है तो एडवर्स कंडीशंस, इन्वायरमेंट कंडीशन के थ्रू भी हो सकता है, कोई फिजिकल मटेरियल भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, अगर आके फूड में ऐड हो रहा है तो फूड को वो ऐसा बना दे रहा है कि फूड जो है अब खाने लायक नहीं है, उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, तो इसको हम अनसेफ फूड बोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको एक आइडिया मिल गया होगा। इसके बाद में हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर 2 आएगा। जो चैप्टर 2 आएगा वो चैप्टर 2 जो है वो टोटली FSSAI के बारे में है, तो उस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बहुत टाइम लगता है प्रेजेंटेशन बनाने में, उसके बाद में लेक्चर रिकॉर्ड करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे लेक्चर्स और आगे लेके आऊँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करिए, मुझे तब पता चलेगा कि आपके ये लेक्चर बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं बंद कर दूँगा, मैं क्यों बनाऊँगा। तो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस